टॉपिक है हमारे पास रिलेशन। देखो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। अगला टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। इसके बाद हमारे पास आएगा अगला टॉपिक फंक्शन। रिलेशन क्या कहता है? आपको मैंने ए क्रॉस बी निकालना सिखाया था, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, from a non-empty set A to a non-empty set B and subset of A cross B। क्या मतलब है इस बात का, सबसेट ऑफ A क्रॉस B का? मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एलिमेंट लिखा, एक सेट लिखा A, जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 एक 2 3 4। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ये सॉरी दो सेट आ गए, एक ए और एक बी। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताइए रफ में निकाल कर कि एक में कितने एलिमेंट, जी कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में? 9 बिल्कुल 9 एलिमेंट्स आएंगे। पहले 1 सबके साथ 1 2 1 3 1 4, फिर 2 सबके साथ 2 2 2 3 2 4, फिर 3 सबके साथ 3 2 3 3 3 4। ये 9 एलिमेंट आएंगे। रिलेशन आर क्या होता है? मैंने सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब दो ऐसे एलिमेंट लिए जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं इसमें से वो, जिनमें आपस में कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने लिखा आर इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू। बी इज इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस टू, वेयर जहां पर कि ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, और जो बी है हमारे पास वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये है हमारे पास। अब ये तो है किसी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए एलिमेंट है किसका? हाँ जी, ए एलिमेंट किसका है? स्मॉल ए जो है वो किसका एलिमेंट है भाई? सेट ए का एलिमेंट है। तो आप तो तो आप सेट ए से पहला एलिमेंट पकड़ो 1, 1 इसके अंदर पुट करो, क्या मिला? 1 प्लस 2, बी की कितनी वैल्यू आ गई? 3 हाँ जी 3। 1 पुट करा तो 3 वैल्यू आ गई। 2 पुट करो, 4 2 प्लस 2 4। ये वाला एलिमेंट जो ये निकल कर आ रहा है ये सेट बी में मौजूद होना चाहिए। मान लो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 रखने पर 3 प्लस 2 5 आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखो कि 5 वाला एलिमेंट इस वाले सेट में है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हमारे पास जो 1 है उसकी इमेज 3 है और जो 2 है उसकी इमेज 4 है। आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं? यस सर। बिल्कुल है। ये रहा 1 3 2 4।
इसके अलावा कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होगा, चेक कर लो चाहे आप पूरे में, जिसके अंदर बाद वाला एलिमेंट पहले वाले से 2 ज्यादा हो, यानी कि b a+2 के इक्वल हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, चाहे आप पूरा चेक कर लो कि जो नंबर यहाँ हो उससे 2 ज्यादा यहाँ पर हो। देख लो कोई भी एलिमेंट चेक करके देख लो, आप सारे देख लो एक बार, है तो नहीं कोई ऐसा? नो सर। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही एलिमेंट लाई कर रहे हैं जो कि इसकी रोस्टर फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये जो आपने लिखी पहले, ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो हमने इसके एलिमेंट निकाले ये कहलाती है इसकी रोस्टर फॉर्म। अब इसमें एक और चीज आती है हमारे पास, वो है एरो डायग्राम। क्या आता है हमारे पास? एरो डायग्राम। ये क्या होता है एरो डायग्राम? ये कुछ नहीं है, एरो डायग्राम जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट्स इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एरो डायग्राम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ any relation is known as एरो डायग्राम। ये आपके पास ए सेट, ये आपके पास बी सेट, आपने इसके एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, यहाँ लिख दिए 2 3 4। हाँ भाई, 1 की इमेज कौन है? 3। 2 की इमेज क्या है? 4। तो आप देखो कि मैंने इस वाले रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, लिख लो चाहे अपने पास, कभी भूल जाओ कि ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, ये था रोस्टर फॉर्म, और ये है डायग्राम। अब इसके बाद 3 बातें और आती हैं इसके अंदर, वो क्या क्या हैं? वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। 3 बातें आती हैं। हाँ जी सर, क्या क्या कही मैंने? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, DOM ब्रैकेट में R। इसका क्या मतलब है? डोमेन ऑफ R। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं रेंज ऑफ R, यानी कि रिलेशन R, रेंज ऑफ R। ठीक है जी, कोडोमेन को सिंपली कोडोमेन रहने देते हैं। हाँ जी सर, अब मुद्दा है डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। देखो जितने भी एलिमेंट आपके पास थे ए में 1 2 3, उसमें से आपने कितने एलिमेंट रखकर उनकी इमेजेस निकाली? कौन कौन से एलिमेंट है भाई वो? 1 and 2। 1 and 2। तो ध्यान से सुन लो, रोस्टर फॉर्म से डोमेन रेंज निकालना इतना आसान है जैसे बच्चों का खेल। रोस्टर फॉर्म में जो पहले एलिमेंट आपके पास है ना, वो कहलाते हैं डोमेन, यानी कि जिनकी कोई ना कोई इमेज दूसरे सेट में मौजूद होती है, वो एलिमेंट डोमेन में आते हैं। इसके बाद आती है बात रेंज की। तो जो बाद वाले एलिमेंट है ना रोस्टर फॉर्म में, वो कहलाते हैं रेंज। तो कौन कौन से हुए वो? 3 और 4। ठीक है बेटा, कौन कौन से हुए वो? 3 और 4। इतना समझ में आ गया क्या सबको? डोमेन रेंज। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यस सर। क्लियर है डोमेन रेंज? यस सर। अब इसके बाद बात करें कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या है? आप ये देखो, ये जो रिलेशन लिया है ना हमने R, वो रिलेशन R A से सेट B पर है। इसको पढ़ते हैं रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो जो बाद वाला सेट होता है ना, पूरा बाद वाला पूरा सेट, वो कोडोमेन कहलाता है। इसका मतलब 2 3 और 4। रेंज हमेशा कोडोमेन से उसका सबसेट होती है या उसके बराबर होती है। आप देखो
ये 3 और 4 जो एलिमेंट हमारे पास हैं, क्या ये कोडोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं? हाँ Yes, जी, sir. क्या ये कोडोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं? Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. रेंज कोडोमेन का सबसेट है, इक्वल भी हो सकती है। तो याद रखना, ये नोट कर लो अपने पास, रेंज इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या कहा मैंने आपसे कि रेंज इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो कोडोमेन का इक्वल एंड सबसेट होती है। इसे नोट कर लें अपने पास। जी हाँ, इसके बाद ये कंप्लीट टॉपिक है आपके पास रिलेशन का। इसके बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। इसके अंदर एक चीज वो और पूछ लेता है, नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे कि आप लास्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 9, तो उसके अंदर आपसे उसने कहा नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है? मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, एक सेट आपके पास मान लीजिए बी है। ए के अंदर मान लीजिए आपके पास पी एलिमेंट्स है और बी के अंदर मान लीजिए आपके पास क्यू एलिमेंट्स है। तो आप जानते हो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? आपको पढ़ाया था मैंने। हाँ जी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। Yes, sir. अब मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट उसमें आ रहे, यानी कि 2 की पावर पी क्यू। तो इतने रिलेशंस आपके पास उसके अंदर बन जाएंगे। लिख लें अपने पास ये। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ भाई, एग्जाम्पल 9 में सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे? हाँ जी सर, एग्जाम्पल 9 में सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं बेटा? चेक करके बताइए दो। प्लीज। 2। दो। बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? बी में 2. 2. तो आप बता सकते हो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 4। 4 होंगे। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास आएगा इसके अंदर, वो हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब 16। ठीक है जी, ये आपके पास रिलेशन का टॉपिक हो गया पूरा। इसके बिहाफ पर पूरी एक्सरसाइज 2.2 है जो आपको करनी है। जिन स्टूडेंट्स की अभी नहीं हुई है वो कर लेंगे। एक एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? सुनिए ध्यान से। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर है 2.2 और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। जेड का ध्यान रखना, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको मैंने पहले चैप्टर में बताई थी बात कि जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं इसके अंदर। वो ये कह रहा है आर इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी। यस, ध्यान दीजिए, आर इज ए सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट, इस प्रकार से कि ए माइनस बी, ए बी बिलोंग कर रहे हैं दोनों जेड को, ए बी बिलोंग्स टू जेड। और आगे कह रहा है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। हाँ जी, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई भी दो इंटीजर ले लूं, यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर और उनका डिफरेंस निकाल लूं, तो वो क्या आएगा? अपने दिमाग में आप कोई भी दो इंटीजर सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दो इंटीजर सोच लो, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब हम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं और कुछ भी आ सकता है, इंटीजर ही आएगा। लेकिन तो आप कहेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, हाँ जी, सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज जो डोमेन हो गया आर का,
वो क्या हो गया जी, इंटीजर, और जो रेंज हो गई आर की वो भी क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर रख सकते हैं और इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब डोमेन भी इंटीजर हो गया और रेंज भी हमारे पास क्या हो गई, इसकी इंटीजर हो गई। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ऑल अदर क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। जिन स्टूडेंट्स के अभी ये पिछले क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट नहीं हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स 2.2 को आज पूरा कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, वो क्या करेंगे, वो नोट कर लें अपने पास। आर.एस. अग्रवाल से, जी हाँ, आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर, प्लीज नोट डाउन, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 2C करनी है आपको, 2C, पेज नंबर 66। You have to do exercise 2C from R.S. अग्रवाल। जिनका अभी पिछली एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट नहीं हुई है, वो पहले 2.2 कंप्लीट करेंगे, एंड इफ दे विल गेट टाइम देन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो फ्रॉम R.S. अग्रवाल। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. कल हम आर.एस. की जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे पहले। एनसीईआरटी में यदि कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की बची हुई होगी तो एनसीईआरटी के डाउट्स लेंगे, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल की जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी है होमवर्क में 2C, वो पूरी एक्सप्लेन कर देंगे जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो होमवर्क में नोट कर लीजिए, ग्रुप पर भी डाल दीजिएगा। एनसीईआरटी से 2.2 इफ नॉट कंप्लीटेड, और आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 2C। ठीक है जी, एनसीईआरटी से 2.2 विद एग्जांपल्स, और आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 2C। होमवर्क क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. आज इतना ही करेंगे बस।